हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चे लोग। तो सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अकाउंट का जो हम तीनों सेट का सॉल्यूशन डाले हैं, सीए का दोनों सेट का सॉल्यूशन डाले हैं, बीएसटी का सेट 1 का सॉल्यूशन डाले, सबको भरपूर तरह से देखें आप लोग, सब्सक्राइब भी किए। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बच्चों लोग, आज आप लोग के सामने सेट 2 बीएसटी सेट 2 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। इसको भी भरपूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले बच्चों लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाला समय में 12 क्लास का हो या कुछ लाइव क्लास की बातें हो तो जरूर आपको काम देगा। इसलिए सबसे पहले बच्चों लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो अगर आपका जरूरत का हो तो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या लिखता है बच्चों लोग, क्वेश्चन नंबर 1 कि किस बैंक को शीर्ष बैंक के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय स्टेट बैंक, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड क्या है, व्हेन वाज इंडिया पोस्ट स्टार्टेड? जो भारतीय डाक का जो प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1854, 1854। फिर क्या लिख रहा है कि नेम द वेयर हाउस फ्रॉम वेयर गुड्स कैन नॉट बी टेकन आउट विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी। मतलब बिना कस्टम ड्यूटी दिए हुए उस आप वेयर हाउस से सामान को नहीं ले जा सकते। उस वेयर हाउस का क्या नाम है बच्चों लोग? तो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस, सीमा शुल्क या तटकर बंधक भंडार गृह। चलिए बच्चों लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखता है, ई कॉमर्स क्या है? मतलब व्हाट इज मीन्ड बाय ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या है? जिसे आप लोग जानते हैं ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ई कॉमर्स मतलब क्या होता है? सामान को खरीदना, बेचना, सेवाओं को खरीदना और बेचना जो भी है सब इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के द्वारा होगा। उसको क्या बोला जाता है? ई कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर, व्हाट इज मीन्ड बाय एनवायरमेंट प्रोटेक्शन? नाम से ही लग रहा है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का मतलब हम लोग को चारों तरफ जो भी हम लोग का एनवायरमेंट है उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखना है। और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, एनवायरमेंट और वुमेन दोनों एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। अगर बिना एनवायरमेंट का हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। 6 नंबर, विच आर द मेन सोर्स ऑफ ओनरशिप फंड? मतलब ओनरशिप फंड मतलब कैपिटल कहाँ कहाँ से आता है? तो आप लोग भी जानते हैं बच्चों लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख रहा है, सुपर बाजार क्या होता है? देखिए अभी आजकल तो ये इसका चलन बहुत ज़्यादा है सुपर बाजार का। सुपर बाजार क्या होता है? एक तरह समझिए बड़े पैमाने पर रिटेलर, जहाँ पर आपको जितना एक व्यक्ति को जितना आवश्यकता होता है वो सब वस्तु आपको एक जगह में मिलेगा, ठीक है, और कम मूल्य पर भी मिलेगा। तो इस प्रकार की दुकान को क्या बोलते हैं? सुपर मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों लोग, जो कि थोड़ा सा हमको लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा हिंदी इंग्लिश के कारण भी थोड़ा क्वेश्चन का आंसर बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि आप लोग का जब हिंदी रहता तो इंग्लिश, इंग्लिश है तो हिंदी का आप लोग डिमांड करते थे। दोनों एक साथ लिखा गया बच्चों लोग। आप लोग को ध्यान में रख के, इसलिए आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। देखिए सबसे पहला चीज, ठीक है, क्या लिखता है? करंट अकाउंट में हम लोग रेगुलर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हम लोग रेगुलर ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं बच्चों लोग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बार अमाउंट को क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं। दूसरा, हम लोग क्या करता है? विथड्रॉल, कस्टमर कैन विथड्रॉल मनी बाय चेक। हम लोग चेक के द्वारा करंट अकाउंट से निकाल सकते हैं, लेकिन कस्टमर कैन नॉट ड्रॉ ड्यूरिंग द फिक्स पीरियड इफ विथड्रॉन अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी लेस देन अप्लीकेबल। क्या लिखता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जब मेरा समय पूरा हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट का, तभी हम लोग उसको निकाल सकते हैं। अगर आप पहले निकालना चाहते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा? कम मिलेगा। फैसिलिटी क्या है कि आपको इसमें फैसिलिटी तो आपको क्या देता है? करंट अकाउंट में पासबुक, चेकबुक, स्टेटमेंट सब कुछ, पे इन स्लिप देता है, लेकिन उसमें क्या देता है? सिर्फ एक रिसिप्ट फिक्स डिपॉजिट का। चलिए वही चीज़ को हिंदी में भी लिखा हुआ बच्चों लोग। चलिए बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखता है? क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को स्पष्ट कर। क्षतिपूर्ति क्या होता है? कंपनसेशन क्या होता है? तो देखिए कोई भी चीज़ अगर किसी को किसी प्रकार का लॉस पहुंचता है तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि उसका आगे क्या होगा। तो क्या होता है? कंपनसेशन दिया जाता है। जो भी लॉस हुआ है उसको कुछ मुद्रा हानि उठाने वाले को कुछ पैसा देकर उसको कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति करना है। उसी को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ, मतलब क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, ठीक है। मतलब कंपनसेशन मतलब क्या होता है कि हानि को कुछ हद तक मेकअप करना, ठीक है, राइट ऑफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा तब याद आएगा, ना तो फिर वीडियो दोबारा देखिएगा।
डिस्क्राइब द यूज ऑफ इंटरनेट, ये तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं कि इंटरनेट का क्या यूज है, तो ईमेल हम लोग भेज सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, एक से एक गेम जो कि आप लोग का फेवरेट है पबजी, फ्री फायर, ये सब देख सकते हैं। ये तो आप लोग अपने भी लिख सकते हैं बच्चे लोग। चलिए तो 10 नंबर आप लोग के सामने आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। एक आदर्श भंडार गृह की विशेषताएं बताइए। देखिए भंडार गृह क्या होता है, जहाँ हम लोग वस्तु को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। और जब हम लोग को जब मन करता है, जब हम लोग को डिमांड आता है उसका, तो हम लोग आवश्यकता अनुसार उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, वेयर हाउस बोला जाता है। तो देखिए इसमें क्या है हम लोग का, सबसे पहले कि एक अच्छा भंडार गृह का क्या है, जब तक मालिक, ठीक है, मालिक अपना आवश्यकता अनुसार उसमें सामान निकालता है, ठीक है। और जो भंडार गृह है, जो वेयर हाउस है, वो निजी भी हो सकते हैं और सरकारी, मतलब सरकारी भी हो सकता है, किसी प्राइवेट का भी हो सकता है। और ये जो हम लोग का वेयर हाउस होता है वो रिटेलर का भी होता है, होलसेल का भी होता है, सब तरह की सुविधाएं उसमें मौजूद होती है। इंग्लिश में भी वही लिखा, वेयर हाउस शुड बी लोकेटेड, एक चीज़ इंग्लिश में थोड़ा अलग भी लिख दिया गया है, ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा अलग लिख दिया गया है। क्या लिखा गया है, वेयर हाउस शुड बी, ठीक है, वेयर हाउस शुड बी लोकेटेड इन ए कन्वेनियंट प्लेस। मतलब देखिए कोई भी वेयर हाउस इस ऐसा जगह में होना चाहिए जो हाईवे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के नज़दीक हो, सी पोर्ट के नज़दीक हो, ताकि आसानी से वहाँ सामान को पहुँचाया जा सके, ठीक है। फिर क्या लिखता है, शुड बी लोडिंग अनलोडिंग द गुड्स, ठीक है, वहाँ पर हम लोग को सुविधा होना चाहिए लोडिंग अनलोडिंग करने का, ठीक है। और स्पेस भी अवेलेबल होना चाहिए बिल्डिंग के अंदर में, ताकि गुड्स को प्रॉपर ऑर्डर में क्या किया जा सके, रखा जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। गिव एनी 3 आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व। कोई भी बिजनेसमैन का एक उत्तरदायित्व होता है, कोई भी जब सामान बनता है या तो कोई भी वस्तु का जो प्रोडक्शन होता है, तो समाज को मद्देनजर रखते हुए होता है। तो उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फेवर में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखता है, चलिए इंग्लिश में ही बता देते हैं कि मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल जस्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, सच्चाई को बताना है, उसका यूज को बताना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है नेक्स्ट, ये हम लोग का सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ठीक है। कोई भी बिजनेस तभी आगे बढ़ता है जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए, ठीक है, पोजीशन को बनाए रखते हुए समाज में धीरे धीरे फुलमेंट करते हुए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट हम लोग का रिसोर्सेज एंड स्किल। देर आर ह्यूज नंबर ऑफ रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज इन बेटर टू सॉल्विंग मेनी सेवर प्रॉब्लम इन सोसाइटी। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है जो समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं, तो उन रिसोर्सों को अच्छे ढंग से किसी वस्तु में उत्पादन में लगाया जाए, ताकि हम लोग का समाज का विकास हो सके। हिंदी में भी बच्चों लोग वही है, ठीक है, सामाजिक जिम्मेदारी संभालने के लिए तर्क दिया हुआ है हम लोग का, कि देखिए इसमें भी वही सब चीज़ लिखा जो इंग्लिश में, बस उसी का थोड़ा सा आगे पीछे है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं, क्योंकि हिंदी में थोड़ा अलग है, इंग्लिश में थोड़ा, किसी किसी में दोनों में सेम है, ठीक है। तो जो हिंदी वाले वो हिंदी लिखिएगा, जो इंग्लिश वाले वो इंग्लिश लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर में क्या अंतर है बच्चों लोग, तो सबसे पहले सुनिए, इक्विटी शेयर जो होल्डर होते हैं वो बिजनेस का, कंपनी का ओनरशिप होता है, जबकि प्रीफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है, उसको सिर्फ राइट होता है क्लेम, जो अपना डिविडेंड क्लेम करना, प्रॉफिट को क्लेम करना, अपना कैपिटल को क्लेम करने का सिर्फ अधिकार होता है, वो मालिक नहीं होता है। रिटर्न, इसमें क्या होता है हम लोग का, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, इक्विटी शेयर में कैपिटल ही इंक्रीज होता है, जबकि उसमें रेगुलर डिविडेंड मिलता है। फिर क्या लिखता है, डिविडेंड पे आउट। इक्विटी शेयर होल्डर को सब कुछ डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को दे देने के बाद, सब कुछ पेमेंट करने के बाद जो बचता है वो डिविडेंड किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को स्टार्टिंग में ही फिक्स परसेंटेज से मिल जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्या लिखता है, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेलर। एक चीज देखिए, हम जहां तक देख रहे हैं कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 3 ही अंतर लिखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, तो 3 ही अंतर हम लोग लिखेंगे। देखिए होलसेल क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है और रिटेलर को बेचता है। रिटेलर क्या करता है, होलसेल से खरीदता है, कस्टमर को बेचता है। होलसेल यूजुअली सेल ऑन क्रेडिट टू रिटेलर। होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को क्रेडिट पे देता है। रिटेलर क्या करता है, यूजुअली नगद बेचता है, ठीक है। दे स्पेशलाइज इन पार्टिकुलर प्रोडक्ट। होलसेल के पास कोई एक आइटम आपको मिलेगा ज़्यादा मात्रा में, लेकिन जो रिटेलर होता है वो बहुत सारा गुड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स बेचता है एक साथ। चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में देखिए, जिसका होगा बच्चों लोग अच्छा से आप लोग भी लिख लीजिएगा, सेम टू सेम, बहुत अपना भाषा में लिखा गया है।
जो भी क्वेश्चन है ना अपना लैंग्वेज में है, इसीलिए टाइम भी लगा हमको बनाने में। आप लोग भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों लोग चैनल को। अब लॉन्ग टाइप आया, देखिए अब लॉन्ग टाइप में कुछ क्वेश्चन बड़ा पूछ दिया जिसके कारण उसका आंसर भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। जैसे ई बैंकिंग, देखिए ये सब आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। ई बैंकिंग क्या, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिससे हम लोग कंप्यूटर को, टेलीफोन से बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन करते हैं कंप्यूटर से करते हैं, या तो कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, इसका फीचर्स क्या है, फंड ट्रांसफर, रिटेल परचेज, ऑटोमेटिक टेलर मर्ची एटीएम के द्वारा करते हैं, पेरोल, डिपॉजिट एंड बिल पेमेंट भी करते हैं हम लोग मोबाइल से। इसका एडवांटेज क्या है, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन पर यूनिट इज लोअर फ्रॉम फॉर बैंक, बैंक का बहुत ही कम इसका कॉस्ट आता है, क्योंकि पहले में पासबुक होता था। अब जब आप फ़ोन पे, गूगल पे या मोबाइल का नेट बैंकिंग सब यूज करते हैं तो इस सब का खर्चा बच जाता है बैंक का, तो इसकी लो कॉस्ट है। तो ऑफर कन्वेंशन कस्टमर सिंस दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू, सबसे पहला बात हम लोग को बैंक जाने का जरूरत नहीं पड़ता है, एरर बहुत कम आता है, और कस्टमर कैन ऑब्टेन फंड फ्रॉम एनी टाइम, कहीं से भी कहीं भी एटीएम से हम लोग पैसा निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कस्टमर टू गेट डिस्काउंटेड एट द पॉइंट ऑफ सेल, अगर हम लोग को सामान खरीदने जाते हैं तो डेबिट क्रेडिट कार्ड से हम लोग को छूट मिलता है। द कस्टमर कैन इजीली ट्रांसफर फंड, हम लोग आराम से एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर कर सकते हैं फंड, ये पहले नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक जब भी ई बैंकिंग आया ना तभी से ये है। वही चीज़ देखिए बच्चों लोग, आप लोग का भाषा में शुद्ध एकदम आप लोग का भाषा में लिखा हुआ, जो हिंदी जिस तरह का लिखाता है उस तरह लिखा हुआ आप लोग भी अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा बच्चों लोग। इसको भी पॉज करके वीडियो आराम से नोट कर लीजिएगा, या तो पॉज करके पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखता है, इंश्योरेंस क्या, ये तो बहुत चल रहा है, डर का बिजनेस समझिए एक तरह से। इंश्योरेंस इज ए लीगल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पार्टी, देखिए इंश्योरेंस लीगल है, दो पार्टी के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, एक कराने वाला एक करने वाला। ठीक है, दो पार्टी होना चाहिए, एक प्रॉमिस करता है कि कंपनसेशन आपको देंगे, फाइनेंशियल कभी भी लॉस होगा तो आपको क्या देंगे, कंपनसेशन इन रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं उसके बदले आपको जब भी कुछ ऐसा होता है तो आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा। ठीक है, बीमा इसी को बोलते हैं। इसका करेक्टर क्या है, दो पार्टी कम से कम होना चाहिए, दोनों के बीच में विश्वास होना चाहिए, तभी ना कोई लेगा। विश्वास मतलब जो फैक्ट है इंश्योरेंस का है वो एजेंट को बताना चाहिए कस्टमर को। फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क, और हम लोग एकदम ये क्या उसको बोलते हैं, इंश्योरेंस करा के एकदम फ्री हो जाते हैं कि चलो अब तो इंश्योरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों हिंदी लिख लीजिएगा, फिर से बोल दे रहे हैं। स्टेट द स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है, स्कोप क्या है ई कॉमर्स का, या तो अपॉर्चुनिटी क्या है, तो अभी ज़्यादा यही चल रहा है, पता है ना, ई कॉमर्स ही चल रहा है हम लोग का। देखिए द पोटेंशियल फॉर ई कॉमर्स डेवलप इन इनॉर्म्स, नो ए डे वन कैन बाय प्रोडक्ट ऑनलाइन। अभी देखिए आप लोग ऑनलाइन कितना सारा सामान खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, नया नया बहुत सारा ऐप आया, उससे आप लोग सामान खरीदते हैं डिस्काउंट में। इन द एज ऑफ ई कॉमर्स एवरीथिंग फ्रॉम जिम इक्विपमेंट टू लैपटॉप आर अवेलेबल ऑनलाइन, इतना यहाँ तक कि जिम का इक्विपमेंट, लैपटॉप, एनीथिंग, मतलब समझिए ना कि सब कुछ ऑनलाइन पे अवेलेबल है। ई कॉमर्स ये सुपर सेट ऑफ बिजनेस केसेस अभी के समय में समझिए सुपर सेट है ये। ठीक है, ई ट्रेडिंग, ई फ्रेंचाइजिंग, ई मेलिंग, ई इंजीनियरिंग, सब कुछ है। तो अभी अगर आप सोचिए इसका स्कोप बहुत है। एक्सचेंज ऑफ डीलर्स इंफॉर्मेशन, हम लोग अभी समझिए कि इसका जो है ना ई कॉमर्स के कारण पूरा विश्व में समझिए बिजनेस फैल गया है टेक्नोलॉजी के कारण। कस्टमर डिटेक्शन है इसमें, अकाउंटिंग है, सप्लायर इंटीग्रेशन है, सपोर्ट ऑफ एक्सचेंज है, ई कॉमर्स में इस सब का स्कोप है, इसमें आप जाके जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या है, हम लोग का ई कॉमर्स में भी व्यवसाय पूरे तरह से समूचे व्यवसाय विश्व तक फैल गया है। यह वस्तुओं के क्रय विक्रय को बहुत आसान बना दिया है। आप ई कॉमर्स से या ई बीज आसानी से धन का हस्तांतरण कर सकते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ई व्यवसाय से विदेशी व्यवसाय को भी बहुत आसान बना दिए, यहीं से फंड ट्रांसफर कीजिए विदेश से, वहीं से विदेश से सामान यहाँ मंगवाइए। ठीक है, अब आप भी देखते हैं अभी ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं ट्रेन से, सब क्या है, सब ई कॉमर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखता है, ये थोड़ा क्वेश्चन हमको बड़ा लगा इसका, क्या आंसर हम छोटा करने खोजे लेकिन छोटा हुआ नहीं इसका आंसर। क्या लिखता है, क्लासिफिकेशन और सोर्स ऑफ फंड, मतलब फंड बिजनेस में कहाँ कहाँ से आता है। देखो लॉन्ग टर्म एक होता है क्या, बेस्ड ऑन पीरियड, अब लॉन्ग टर्म लेते हैं तो इक्विटी से डिबेंचर हो गया। शॉर्ट टर्म लेते हैं तो कमर्शियल बैंक से या पब्लिक डिपॉजिट कहीं से भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, और अगर शॉर्ट टर्म सोर्स फाइनेंस, ठीक है, तो वही बैंक हुआ एक तरह से। और बेस्ड ऑन ओनरशिप, अगर ओनरशिप पर करते तो ओनर्स फंड जैसे प्रीफरेंस शेयर सब हम लोग इशू कर सकते हैं। ठीक है, फंड उधार ले सकते हैं बिजनेस को, जैसे लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कहीं से भी हम लोग ले सकते हैं। बेस्ड ऑन जनरेशन इंटरनल सोर्स मतलब हो गया क्या, द ओनर जनरेट फंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही फंड को क्या करेगा,
ऑर्गेनाइज, जैसे एग्जांपल फॉर रेफरेंस इंक्लूड सेलिंग ऑफ द एसेट्स, एसेट्स को बेच के फंड को ये करना, रिटेन अर्निंग को यूज करना। एक्सटर्नल सोर्स क्या है, द फंड इज अरेंज फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस फॉर इंस्टेट इंश्योरेंस ऑफ द इक्विटी शेयर टू पब्लिक डिवेंचर कमर्शियल बैंक लोन ईटीसी, सब एक ही चीज़ एक तरह समझिए। तो हम लोग अगर हम इसको संक्षेप में बता देंगे तो इक्विटी शेयर हो गया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बैंक लोन, डिवेंचर, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट। अगर आपको शॉर्ट में लिखना होगा तो हम बता दे रहे हैं, सुनिए, अगर शॉर्ट में लिखना होगा तो सुनिए क्या क्या लिखिएगा, शेयर, डिवेंचर, ठीक है, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, बैंक फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन लिख सकते हैं आप, ठीक है। इस चीज़ हिंदी में लिखा, वंश पूंजी, ऋण पूंजी, व्यक्ति, हिंदी में देखिए शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल, डिवेंचर, बैंक लोन, ये सभी हम लोग का क्या होता है, सोर्स होता है, ठीक है। अब क्या लिखता है, होलसेल आर नेसेसरी, क्या होलसेल नेसेसरी है, इसका फेवर में स्टेटमेंट, हाँ तो जरूरी है। होलसेल क्या क्यों जरूरी है, तो देखिए होलसेल क्या करता है, एक लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है, क्योंकि देखिए अब कोई भी कस्टमर तो डायरेक्ट जाके फैक्ट्री से उतना मतलब लार्ज क्वांटिटी में खरीद नहीं सकता है। फिर ही डील्स इन स्पेशल गुड्स, एक सामान, कोई भी व्यक्ति एक सामान जब लाता है तो लार्ज क्वांटिटी में लाता है, और एक व्यक्ति का संभव नहीं है कि वो सब सामान को लार्ज क्वांटिटी में रख सके। ही सेल्स गुड्स टू रिटेलर को बेचता है। ही वर्क्स ए लिंक प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर के बीच में, क्या करता है, बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना, जो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर उसके बीच में क्या करता है, लिंक का काम करता है, ठीक है। या तो ये भी बोल सकते हैं रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में लिंक का काम करता है, ठीक है। मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू होलसेल बिजनेस, देखिए कैपिटल हम लोग को इसमें ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण कि होलसेल बिजनेस में तो रिटेलर लगाना नहीं चाहता है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, में प्रॉफिट भी बहुत कम होता है, ठीक है। जो होलसेल बिजनेस में प्रॉफिट बहुत कम लिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा लेगा तो फिर सामान का दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए बच्चों लोग, आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा। तो हमको लगता है अब क्वेश्चन लगभग लास्ट हो गया बच्चों लोग, तो आप लोग के लिए मेहनत किया गया है, आप लोग पूरा देखें। आप लोग को नहीं याद होगा तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा। याद करने का तरीका बता देते हैं आप लोग को, पॉइंट को पहले याद कीजिएगा, ठीक है, पॉइंट याद कीजिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता देते हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों लोग, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 6 तारीख से हम ऑनलाइन कुछ अकाउंट भी यूट्यूब लाइव पर बताने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ तक वीडियो देखे, इसके बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों लोग।